15 लाख भी हो सकती है। 12 लाख होने की 20% संभावना, 14 लाख होने की 60% और 15 लाख होने की 20%। तो बेटे मैं यही तो नोट 1 लिखवाया था। आइए हम एक बार इसका एक वर्किंग नोट बना डालें। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड EBIT। बेटे एक्सपेक्टेड EBIT का फॉर्मूला होता है सिग्मा PX अपॉन सिग्मा P। स्टेट ऑफ इकोनॉमी प्रोबेबिलिटी EBIT X मान लेते हैं और इसको बोलते हैं जी PX। बेटे आराम से 0.2, 0.6, 0.2 सिग्मा P इज इक्वल टू 1। बेटे 12 लाख, बेटे 14 लाख और बेटे 15 लाख। आराम से 12 भी हो सकती है, 14 लाख भी हो सकती है और 15 लाख भी हो सकती है। ठीक है जी। तो 12 लाख होने की संभावना 20% है, 14 लाख होने की संभावना 60% है और 15 लाख होने की संभावना 20% है। बेटा ये आ गया जी 13,80,000। आराम से टोटल कर लीजिए। सिग्मा PX 13,80,000, 13,80,000, 13,80,000। सिग्मा PX 13,80,000। आराम से बेटे इस क्वेश्चन में खूबसूरती यही थी कि आपको EBIT एक नहीं दी थी, भविष्य की दी थी और वो निश्चित नहीं थी। तो उसको आपने क्या किया, एक्सपेक्टेड में निश्चित निकाल लिया। तो 13,80,000 मैंने यहां पे लिखा जी 13,80,000, 13,80,000 लेस इंटरेस्ट EBT लेस टैक्स EAT or profits available to equity shareholders, number of equity shares EPS। इंटरेस्ट देखिए जी 4 लाख के ऊपर 11% और 16 लाख के ऊपर 12%। तो 4 लाख इंटू 11% और 16 लाख इंटू 12%, ये टोटल कर दिया जी 2,36,000। दोबारा निकाल लीजिए। 4 लाख का 11% और 16 लाख का 12%, ये आ गया जी 2,36,000। एक एक स्टेटमेंट एक एक प्रपोजल करना है। 2,36,000, 13,80,000 माइनस 2,36,000, तो ये आ गया जी 11,44,000, 11,44,000, 11,44,000, 11,44,000। टैक्स रेट बेटे 50% दिया है तो इंटू 50%, ये आ गया जी 5,72,000। बैलेंसिंग फिगर आ गया जी 5,72,000। अब आ जाइए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में। 1 लाख पुराने और नए 2 लाख है, तो टोटल कितने हो गए बेटे 3 लाख। 5,72,000 अपॉन 3 लाख इज इक्वल टू
₹1 90 पैसे। बेटे बिल्कुल आंसर सेम आ रहा है, चेक कर लीजिए, ये देख लीजिए कैलकुलेटर से, क्या ₹1.90, 66 तो उसको 1.91 ले लिया। प्रपोजल 1 आपके सामने कंप्लीट कर दिया जी। 1 मिनट दे रहा हूं, आप प्रपोजल 2 भी कर लीजिए, इजी है, पहले आप कीजिए फिर मैं करूंगा। कर लीजिए प्लीज, 1 मिनट दे रहा हूं। ये आ गया बेटे ईपीएस, कर लिया बेटे। दूसरा उसमें चेक करिए इंटरेस्ट कितना है, 11%। बेटे पुराना 4 लाख का 11%, और फिर 4 लाख का 11% नया, ये आ गया बेटे 88,000, 88,000, ये लिख दिया जी मैंने 88। ये आ गया बेटे 12,92,000, 12,92,000। लो बेटे, टैक्स, टैक्स में आ जाइए बेटे। $12,92,000 into 50%, 6,46,000, 6,46,000। आओ बेटे
तो 6,46,000 यहाँ आ गया। अब मैं आ गया जी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में। तो देख लीजिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने बेटे, 1,00,000 और 4,00,000, 5,00,000 है बेटे। तो 5,00,000 यहां लिख दिया। आइए जी 6,46,000 डिवाइडेड बाय 5,00,000, ये आ गया जी 1.29। 1.29 मैंने 25 लिखा है, कोई बात नहीं। फर्स्ट पार्ट का मैंने आंसर 259 आ रहा है, वैसे मैंने 5 लिखा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब पहला पार्ट तो मैंने कर लिया, कैलकुलेट ईपीएस अंडर 2 प्लान्स। दूसरा पार्ट है रिकमेंड द बेस्ट प्लान फॉर द कंपनी एट एक्सपेक्टेड लेवल। तो बड़ी बड़ी सिंपल सी बात है बेटे, बेस्ट तो वही होगा जहां पर ईपीएस ज्यादा आ रही है। तो लिखिए रोमन 2 में, मतलब सेकंड पार्ट है इसका, जो हमारी रिकमेंडेशन होती है, स्टेप 3 होता है जो रिकमेंडेशन। द मैनेजमेंट may be advised to accept. The management may be advised to accept. The management may be advised to accept. The management may be advised to accept the proposal having higher EPS. That is to issue 2,00,000 equity shares. To issue 2,00,000 equity shares at the rate of ₹4 and 12% debt of ₹16 lakhs और 12% डेट बेटे 16 लाख का, बेटे 16 लाख का। ये आपके सामने मैंने प्रिपेयर कर दिया है। अब लास्ट पार्ट, इस पार्ट क्वेश्चन का देख रहे हैं, कैलकुलेट ईपीएस इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड इकोनॉमिक चेंजेस टू 0.9। ठीक है बेटे, पहले गुड इकोनॉमी की प्रोबेबिलिटी 0.2 दी हुई है, चेक कर लीजिए। वो कहता है मान लो कि ये 0.9 हो जाए, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरेज, पहले एवरेज की 0.6 दी हुई है। वो कहता है मान लो कि इसकी प्रोबेबिलिटी 0.05 हो जाए, 0.9 हो जाए और 0.05 हो जाए। ठीक है जी। अब पुअर की प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं है, उसने दी नहीं है। फिर वो कहता है जी बताओ क्या आपकी डिसीजन चेंज होगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। एक बच्चा टेंशन में आ गया, उसने कहा जी पुअर की तो प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं है। हाँ बेटे नहीं है, कोई बात ही नहीं। आप बताइए, मुझे एक बात बताइए, नोट 1 में लिखिए पहले तो, वी नो टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी का जोड़ 1 होता है, ये बात हमें मालूम है। भगवान कृष्ण का एको हम द्वितीय अस्ति, एक मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं। तो टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी बेटे 1 होता है, ये बात तो हमें मालूम है। तो अब आप बताएं, जब मुझे पता है टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होता है और मुझे यहां पर गिवन है एक तो पुअर, एक एवरेज और एक गुड। जरा चेक करिए जी, जरा चेक करिए। गुड की 0.9 है, एवरेज की 0.05 है और मुझे पता है टोटल 1 है। तो बेटे 1 माइनस 0.9 माइनस 0.05, ये आएगा बेटे 0.05। आराम से कर लीजिए। तो बेटे पुअर की प्रोबेबिलिटी मैंने कैलकुलेट कर दी। तो नोट 1 बड़ा ही कीमती नोट है। आपको अगर ये नहीं पता कि टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होती है तो आप ये पार्ट कर ही नहीं पाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से इस पार्ट को पढ़ें और करें। तो मैं आगे चलूंगा।
स्टेटमेंट शोइंग, थर्ड पार्ट कर रहा हूं जी, मेन आंसर, कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस, प्लान 1, प्लान 2। ईबीआईटी, बेटे ईबीआईटी तो फिर अब निकालनी पड़ेगी ना, तो वो बनाइए वर्किंग नोट 3, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ expected EBIT, statement showing calculation of expected EBIT। बेटा ये लिखा मैंने स्टेट ऑफ इकोनॉमी, ये लिखा मैंने प्रोबेबिलिटी, और ये लिखा मैंने EBIT, और ये लिखा मैंने एक्सपेक्टेड EBIT, एक्सपेक्टेड EBIT। बेटे पुअर, बेटे एवरेज, बेटे गुड, 0.2, 0.6, 0.2 नहीं लिखेंगे बेटे, प्रोबेबिलिटीज चेंज हो गई ना, अभी तो बताया था। तो देखिए गुड की है 0.9, तो चलिए जी गुड की 0.9 है, इसकी 0.05 है, और इसकी भी 0.05 है, और टोटल है बेटे 1, आराम से। ईबीआईटी बेटे यहां पर 12 लाख है, इधर 14 लाख है, और इधर 15 लाख है, देख लीजिए। तो अब मैं निकालने जा रहा हूं जी 12 लाख इंटू 0.05 मेमोरी प्लस, 14 लाख इंटू 0.05 मेमोरी प्लस, 15 लाख इंटू 0.9 मेमोरी प्लस। अच्छा बेटे मेरे से गलती से दूसरा बटन प्रेस हो गया, कोई बात नहीं। 12 लाख इंटू 0.05, ये आ गया बेटे 60,000। फिर 14 लाख इंटू 0.05, ये आ गया बेटे 70,000। और फिर 15 लाख इंटू 0.9, ये आ गया बेटे 13,50,000। ये टोटल कर दीजिए। कैलकुलेटर नेक्स्ट क्लास में नया लेकर आऊंगा बेटे, ये खराब सही हो गया, एक तो बहुत समय लगाता है और कुछ ठीक भी नहीं आ रहा। 14,80,000 बेटे, 14,80,000 सिग्मा पी एक्स। तो सिग्मा पी एक्स 14,80,000 अपॉन सिग्मा पी, ये आ गया बेटे 14,80,000। अब लिख दीजिए जी 14,80,000 यहां लिख दीजिए, और 14,80,000 यहां लिख दीजिए, लेस इंटरेस्ट लेस टैक्स, ये आ गया बेटे इक्विटी शेयर्स, और बेटे ईपीएस। देखिए पहले क्लास से ही, पहले लेक्चर से ही मैं सेम कंसेप्ट यूज कर रहा हूं, इंटरेस्ट। अब निकाल लीजिए बेटे, इंटरेस्ट तो वही होगा 236 और 88, 236, क्योंकि वो तो चेंज नहीं हुआ ना, 236 और 88। तो 14,80,000 में से
2,36,000 लेस कर दीजिए तो ये आ गया जी 12,44,000 इंटू 50%, 6,22,000। बेटा ये 6/22 आ गया। और बेटे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 3 लाख और 5 लाख, ठीक है जी। तो 3 लाख यहां पर है और 5 लाख इधर है। ये आ गया जी 13,92,000, 6,96,000। ये आ गया जी 6,96,000। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 5 लाख है। बेटे बेटे बिल्कुल ठीक आ रहा है। मेरा आ रहा है बेटे 1.39 और इसका आ रहा है बेटे 6/22/3 लाख इज इक्वल टू 2.07। देख लीजिए आपके सामने सारा किया है। अभी 2 ही क्वेश्चंस किए हैं जबकि 1 घंटा होने वाला है, क्लास शुरू की है। कोई बात नहीं बेटे, मैं आराम आराम से कर रहा हूँ कि आपको समझ आए। अब मैं एक नया कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ और आप वो कंसेप्ट समझ लें जिससे कि मैं होमवर्क दूं और फिर हम अगली क्लास में बाकी डाउट्स लें। आइए जी, एक बार मैं चाहता हूँ कि आप सभी यहाँ तक लिख लें और अब बताएं क्या आपका प्लान चेंज हुआ, क्या आपकी रिकमेंडेशन चेंज हुई? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी भी वहीं पर ज्यादा आ रहा है जहां पहले आ रहा था। तो लिखिए द मैनेजमेंट। अब बच्चे जनरली ये रिकमेंडेशन नहीं लिखते, इसलिए नंबर नहीं आते। तो आप लिखें द मैनेजमेंट may be advised. The management may be advised to. The management may be advised to accept proposal 1. The management may be advised to accept proposal 1, that is plan A, even if there is change in the probabilities. Even if there is change in probabilities में चेंज होने के बावजूद भी आपको प्रपोजल 1 ही करना चाहिए। ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पर 8 क्वेश्चन कर दिया। मैं बाकी डाउट्स अगली क्लास में लूंगा। मैं चाहता हूँ एक नया कंसेप्ट आपको समझाऊं और वो आज का बड़ा ही प्यारा कंसेप्ट रहेगा, कंसेप्ट नंबर 11, ब्रेक इवन पॉइंट। फिर मैं डाउट्स लूंगा आपकी। तो आइए जी, कंसेप्ट नंबर 11 एक बार आप लिख लें, एक बार लिखें कंसेप्ट नंबर 11। सभी लिखेंगे जी? कसम होगी अगर ना लिखा तो। सभी ने लिखना है। कंसेप्ट नंबर 11, ब्रेक इवन पॉइंट, आज का लास्ट कंसेप्ट है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे और बस कंप्लीट। फिर मैं होमवर्क दे दूंगा और नेक्स्ट क्लास में आपकी डाउट्स लूंगा लेक्चर नंबर 5 में। आज आप ब्रेक इवन पॉइंट लिख लें। द पॉइंट बेटे वो थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक थी, मैंने ठीक कर दी। द पॉइंट वेयर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, जहां पर ना तो प्रॉफिट होगा और ना लॉस होगा। द पॉइंट वेयर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस इज नेम्ड एज ब्रेक इवन पॉइंट सिचुएशन। आराम से लिख लें,
there can be two break-even points. Operating break-even point and financial break-even point. The point where there is no profit, no loss is named as break-even point situation. Now there can be two break-even points. Operating break-even point and financial break-even point. ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट एंड फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। आराम से बैठे लिख लें, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। आज का आखिरी कंसेप्ट है, पहला और आखिरी। मैंने इससे पहले भी कोई कंसेप्ट नहीं बताया, इसके बाद भी नहीं बताऊंगा। इससे पहले डाउट्स की, इसके बाद एक क्वेश्चन करूंगा इससे मिलता जुलता और छोड़ दूंगा, और नेक्स्ट क्लास में लेक्चर 5 में फिर डाउट्स ही करूंगा। ब्रेक इवन पॉइंट नीचे लिखा है जी, द पॉइंट वेयर ऑपरेटिंग रेवेन्यू इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट। जहां पर ऑपरेटिंग रेवेन्यू ऑपरेटिंग कॉस्ट के बराबर होगा उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। सिंबॉलिकली लिखिए। ओएस का मतलब है ऑपरेटिंग सेल्स, ओबीसी का मतलब है ऑपरेटिंग वेरिएबल कॉस्ट, ओएफसी का मतलब है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। अभी सब समझा दूंगा, आप लिख लें बस। काउंट पर यूनिट का मतलब ये काउंट नहीं है, ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। तो वहां लिख रहे हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स इज इक्वल टू ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। बेटे ओ ई बी पी अलग हो गया, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, थोड़ा स्पेलिंग ठीक कर ले। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। आराम से लिख ले, माने कि ये जर्मन लैंग्वेज है, एक बार पहले लिख तो ले, मैं समझाऊंगा ना। ग्राफिकली ग्राफ इस तरह से बनाना है। अब ग्राफ अभी ना बन पाए कोई बात नहीं, जगह छोड़ दीजिए, अभी मैं समझाऊंगा तब बना लीजिएगा। अब लिख लीजिए, ग्राफ की जगह छोड़ दीजिए, अभी समझाऊंगा तब बना लीजिएगा। जगह छोड़ दीजिए, ग्राफ ऐसे ही बनेगा। ये लिख लीजिए, नाउ ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट can be calculated in units as well as in amount rupees। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में भी निकल सकता है और रुपीस में भी निकल सकता है। जैसे आपने अभी यूनिट्स का फॉर्मूला लिखा है, लिखा ना, अब रुपीस में भी निकल सकता है। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। चलिए जी, क्या कंसेप्ट नंबर 11 सबने लिख लिया? अभी समझाना है कंसेप्ट नंबर 11, अभी समझाना है ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, अभी समझाऊंगा। मैं चाहता हूं कि बस ये 12 भी लिख ले और 13 भी लिख ले,
जिससे कि फिर हम आगे समझने का काम जारी रखेंगे। तो कंसेप्ट नंबर 12 पे लिख लें एक बार, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, it is that level of EBIT, अंडरलाइन कर देंगे, it is that level of EBIT at which EPS of a capital structure is nil. It is that level of EBIT at which EPS of a capital structure is nil. अभी देखते हैं क्या मतलब है। If a company is just able to earn an EBIT which is just sufficient to pay off the financial fixed cost, if a company is just able to earn an EBIT which is just sufficient to pay off the financial fixed cost, so financial break-even point is equal to interest plus preference dividend। अब बेटे गलती से 1 माइनस टैक्स पूरे के नीचे आ गया है। फॉर्मूला है इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी, मतलब 1 माइनस टी खाली प्रेफरेंस डिविडेंड के नीचे। फॉलोइंग कैन बी द 3 केसेस पॉसिबल, 3 केसेस दिए हुए बेटे। केस 1, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, 10% डिवेंचर्स 5 लाख, टैक्स रेशो 30%। मैंने ऐसे ही एक केस दिया, अभी समझाऊंगा तो उस समय दोबारा आऊंगा इसके ऊपर। थोड़ी सी जगह छोड़ दे 3-4 लाइनों की। केस 1 के बाद सो ब्रेक इवन पॉइंट विल बी, 3-4 लाइनों को जगह छोड़कर लिखे सो ब्रेक इवन पॉइंट विल बी। फिर 3-4 लाइनों के बाद लिखेंगे केस 2, इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, 8% प्रेफरेंशियल कैपिटल 8 लाख, टैक्स रेट 40%। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट विल बी, थोड़ी सी फिर जगह छोड़ दें 3-4 लाइनों की। केस 3, इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख, 10% प्रेफरेंशियल कैपिटल 5 लाख, टैक्स रेशो 30%। So financial break-even point will be आराम से बेटे जगह छोड़ दे। केस 1, केस 2, केस 3 लिख लिया। चलिए बेटे कोई दिक्कत नहीं। लास्ट तो कंसेप्ट है बेटे, कंसेप्ट 13 लास्ट ही तो है। एक्चुअली में 11, 12, 13 एक ही थे, मैंने जान के 3 बना दिए बेटे। तो 11, 12, 13 एक बार लिख ले। ओवरऑल और कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट, ओवरऑल और कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट। ओवरऑल स्लैश कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट। बेटे बहुत अच्छी चीज लिख रहे हैं आप, लिख लें बात, उसके बाद तो मुझे समझाना ही है ना बेटे, तो मुंह छोटा मत करना, मैं सब बातें समझाऊंगा। बेटे यहां लिखा है ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इज इक्वल टू ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट 5 लाख, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 3 लाख, सेलिंग प्राइस 200, वेरिएबल कॉस्ट 100। सो ब्रेक इवन पॉइंट विल बी 8000 यूनिट्स है। जगह छोड़ दीजिएगा 5-6 लाइनों की, देखेंगे कैसे आया। आराम से लिख लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। चलिए समझते हैं बात को कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपको। आइए
चलिए जी, मैं दोस्तों ये बात बताना चाह रहा हूं आप सभी को कि हम एक 11 कंसेप्ट नंबर 11, 12 और 13 एक ही बात से समझ सकते हैं, एक ही चर्चा करेंगे चर्चा करेंगे चर्चा करेंगे और बेटे उसी चर्चा से तीनों कंसेप्ट समझ आ जाएंगे। मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी कोई भी कंपनी जब नया नया काम शुरू करती है, नया नया अपना बिजनेस शुरू करती है, तो मुझे बताइए उसका मेन ऑब्जेक्टिव नया नया बिजनेस शुरू करते समय क्या होता होगा? दो ऑप्शंस में से बताना है, प्रॉफिट कमाना होता होगा या प्रॉफिट कमाना होता होगा या लॉस होता होगा या नो प्रॉफिट नो लॉस में काम करने के लिए तैयार हो जाती होगी। बड़ी स्वाभाविक सी बात है। कोई भी नया बिजनेस जब शुरू होता है, जैसे एयरसेल एक कंपनी ने अपना बिजनेस शुरू किया मोबाइल का, जैसे भारती का वॉलमार्ट के साथ एसोसिएशन हुआ, जॉइंट वेंचर हुआ जो बाद में टूट गया, या जैसे वाघ बकरी चाय, आपने नाम सुना होगा वाघ बकरी चाय। मैं कहता हूं जी कोई भी नई कंपनी या नया प्रोडक्ट जब भी लॉन्च होता है, तो एक बात समझ लीजिएगा, नई कंपनी या नया प्रोडक्ट जब भी लॉन्च होता है तो उनका ऑब्जेक्टिव स्टार्टिंग में पैसा कमाना नहीं होता, प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। उनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता मेरे बेटे, इस बात को समझ लीजिएगा। और बेटे लॉस भी कोई नहीं चाहता कि लॉस पे काम करे। तो जनरली क्या करती हैं कंपनीज, ये सिचुएशन पे शुरू के ईयर्स में काम कर लेती हैं।